सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 21 अक्टूबर 2023 को समसामयिक विषयों को लेकर करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, देश की प्रथम रैपिडेक्स ट्रेन के बारे में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, उसी का पहला हमने प्रश्न बनाया। देश की प्रथम रैपिडेक्स ट्रेन की शुरुआत कब हुई, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई है 20 अक्टूबर 2023 को। जान लेते हैं कि रैपिडेक्स ट्रेन क्या है, मेट्रो से किस प्रकार भिन्न है, वंदे भारत ट्रेन से किस प्रकार भिन्न है और कहां से कहां तक चलाई गई है और आगे तक इसकी विस्तार की क्या योजना और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी और कल इसका उद्घाटन किसने किया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। रैपिडेक्स ट्रेन के बारे में आप देख रहे हैं, इसकी जो ग्लांस देख रहे हैं उसमें इसकी जो बॉडी है या कहते हैं उसकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन जैसी ही है, लेकिन ये कहां से कहां तक चलेगी अभी तक इसको परीक्षण के तौर पे छोटे ही शहरों के अंदर, ये कह सकते हैं दिल्ली से लेकर मेरठ के आसपास तक इसको जो है वो चलाया जा रहा है। कोचेस की बात करें तो इसके अंदर 6-7 कोच होंगे, जिसमें महिलाओं का कोच अलग से है। इसके अलावा डिजाइन भी वैसी है जैसे मेट्रो के आसपास की है, लेकिन अगर देखा जाए तो औसत इसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर के आसपास है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहला खंड जिसका जो है साहिबाबाद से लेकर के दुहाई जो डिपो है वहां तक इसको चलाया गया है। ये दोनों जो शहर हैं ये यूपी और दिल्ली के मध्य है। स्टेशन इसका शाहिदाबाद है, 5 स्टेशन में से गुजरेगी है, जिसमें शाहिदाबाद, गाजियाबाद, दुलगर, दुहाई और दुहाई का जो डिपो है वहां तक ये चल रही है। रैपिडेक्स ट्रेन की जो डिजाइन की जो स्पीड है, जो स्पीड जो बनाई गई डिजाइन के हिसाब से कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये मैक्सिमम चल सकती है। इसके अलावा इसकी जो ऑपरेशनल जो स्पीड है वो आप इसको चला सकते हैं 160 किलोमीटर। हालांकि जो इसकी जो कह सकते हैं अधिकतम जो सीमा है वो तो 180 किलोमीटर के आसपास इसको डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी ऑपरेशन कह सकते हैं कि इसको चलाने की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर है। बात करें आगे औसत स्पीड की तो 100 किलोमीटर के आसपास ही चलती है, क्योंकि बीच में जब स्टेशन आती है गाड़ी होल्ट होती है फिर चलती है। तो सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर 5 स्टेशन की आप दूरी तय करेंगे तो वहां आपको 100 किलोमीटर के आसपास इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली से लेकर के मेरठ का जो एरिया है, ये कह सकते हैं उसकी जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर के आसपास और 60 मिनट के अंदर इसको ये पूरा करने वाली है। चलिए विशेष में देख लेते हैं कि यात्रियों को टिकट के लिए आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। हालांकि टेक्नोलॉजी पहले से आ गई कि आप यहां से क्यूआर कोड को जब स्कैन करते हैं तो आपको ई टिकट वहां पे मिल जाता है। ट्रेन अगर मेट्रो की बात करें तो वहां पे भी जैसे महिलाओं के लिए अलग कोच होते हैं, इसमें भी वैसे ही है कि महिलाओं के लिए इसमें अलग से कोच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो एमिनिटीज की बात करते हैं तो मोबाइल की चार्जिंग की सुविधा का आपके पास में क्या वो मिल जाएगा, पोर्ट मिल जाएगा। डायनेमिक रूट मैप, जैसा कि मेट्रो के अंदर आप देखते हैं कि एक स्टेशन आने से पहले दूसरे स्टेशन की सूचना आपको एक जो लाउड स्पीकर होता है उसके अंदर जहां पे डिजिटल वाली जो प्लेट चलती रहती है उसके अंदर वहां से आपको चीजें दिखने लगती हैं। ये सुविधा है। इसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है यात्रियों की वो है, यात्रियों की संख्या जो मैक्सिमम बिठा सकता है वो है 1700 यात्रियों को ये आपस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। कैपेसिटी होगी 1700 के आसपास इसकी यात्रा कर सकते हैं। इसमें एक साथ 6 डब्बे हैं और इसके अंदर एक स्टैंडर्ड कोच भी है और एक प्रीमियर कोच भी है, तो दोनों का किराया भी बिल्कुल अलग होगा। वैसे ही उनकी सुविधाओं के हिसाब से इसके किराए को बांटा गया है और महिलाओं के लिए अलग से सीट है और पुरुषों के लिए भी अलग से सीट है। जब डिब्बे स्टैंडर्ड की कोच की बात करें तो यहाँ पे बेहतर सीट है, जबकि प्रीमियम जो कोच है वहां पे 62 सीटें इसके अंदर लगाई गई है। तो आपने जानी कि अभी जो रैपिडेक्स जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक चली, इसके अंदर कौन कौन सी एमिनिटीज है और अभी हाल ही के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और रेल को यहां से वहां तक चला दिया गया। थोड़े दिनों के बाद इसका जो दायरा है कह सकते हैं स्टेशन उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने ब्रिजस्टोन इंडिया कंपनी के साथ में टाई अप किया है। तो अभी ईवी के लिए लगातार जो है वो कंपनियां बार बार जो है वो चीजें और परिष्कृत रूप में लेकर के आ रही हैं और ईवी चार्जर से संबंधित जितनी भी चीजें ग्राहकों को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, आकर्षित करती है, उसी के लिए टाटा पावर ने इसके साथ में समझौता किया है ब्रिजस्टोन के साथ में और दोनों जो कंपनियां हैं ये चार्जिंग स्टेशन उसके बारे में लगाने पे वो बात कर रही हैं, विचार कर रही हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स। टाटा पावर के साथ में इसका कोलैबोरेशन हुआ है। क्षमता टाटा पावर ने 25 से लेकर के 30 किलो मेगा जो है ना किलो हार्स मेगावाट वाली जो बात है उसके अंदर डीसी के अंदर इसको क्या करेगा, फास्ट चार्जर लगाएगी। 1 घंटे के भीतर ही
वाहन जो है उसकी ईवी बैटरी को फुल किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर आप उसको फुल चार्ज करके कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस देती है, लिथियम आयन बैटरी है और हाई पावर टू रेशियो, हाई टेम्परेचर में भी ये काम करने में सक्षम है। विश्व में, अब मैं बात आपको बताता चलूं कि ईवी की जो बैटरी है वो बनती किससे है, तो सबसे बड़ी जो जरूरत अभी भारत को सबसे ज्यादा लग रही है वो लिथियम के भंडार की है। सबसे ज्यादा जो लिथियम का जो भंडार है, हालांकि चाइना में तो नहीं पाया जाता, लेकिन चाइना का उस पर एकाधिकार है। उसी एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत सरकार अलग अलग देशों के साथ में एमयूज कर रही है और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करने की पेशकश अन्य कंपनियों के साथ में कर रही है। यद्यपि भारत के अंदर 5-7 स्टेट हैं ऐसे जहां पे लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, लेकिन अभी भी वो आवश्यकता से कम है, जिसकी वजह से भारत को लिथियम जो बैटरी है उसको आयात करना पड़ रहा है अन्य देशों के साथ में। भारत के अगर स्टेट्स की बात करें तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है, कर्नाटक है, राजस्थान इत्यादि जो राज्य है वहां पे भी आपको लिथियम की बैटरी, ये कह सकते हैं लिथियम के भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे देखा जाए तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर लिथियम के भंडार पाए जाते हैं वो बोलीविया देश के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना के सामने कोई दूसरा देश सानी नहीं है। सबसे ज्यादा चाइना का उस पर एकाधिकार है और उसी की वजह से जो है ईवी, ये कह सकते हैं कि लिथियम की जो बैटरी है वो चाइना से ही सब जो देश है उनको लेनी पड़ रही है। तो ये आपने इस प्रश्न को जाना। जानते हैं अगला जो प्रश्न है, आयरन बीम क्या है। आयरन बीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो आयरन बीम क्या है तो मैं आपको बताता चलूं कि एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है और ये इजराइल ने इसको इजाद किया है। इजराइल पहले भी अपनी आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी के लिए विश्वविख्यात है। हालांकि अभी हमास का जब हमला हुआ था तो उसमें किसी टेक्निकली चूक की वजह से जो अभी आयरन जो डोम टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिसके अंदर किसी दुश्मन देश की मिसाइल आने से पहले उसको क्या कर देती थी, रिटालिएट कर देती थी, वहीं पे उसको रोक लेती थी। लेकिन इस बार नहीं हुआ क्योंकि हमास ने जितने भी प्रकार की इतनी सारी जो मिसाइलें एक साथ छोड़ी, जिसकी वजह से आयरन डोम कंफ्यूज हो गया। ये कह सकते हैं कि उतना प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर काफी बमबारी हमास के द्वारा की गई। इजराइल के बंदूकों जो नागरिक थे उनको वहां से बंधक बना करके हमास ले गया। और इसी के प्रत्युत्तर के अंदर जो अभी इजराइल जो है वो गाजा या उसके आसपास की जो पट्टियां हैं वहां पे काफी क्या कर रहा है, बमबारी कर रहा है। दोनों के आपने ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड्स अपने लेक्चर के दौरान। और मैं अब आपको बताता चलूं कि अभी भारत ने ऑपरेशन अजय जो है वो भारतीय नागरिकों को सकुशल इजराइल से वापसी कराने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन अजय भी चला रहा है। देख लेते हैं इसके बारे में। नई लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है, कम दूरी की रॉकेट है, तोपखाना है, मोटार बमों को नष्ट करने के लिए मेड इन जो इजराइल है इसलिए इन्होंने को बनाया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। MQ-9B ड्रोन का संबंध किस देश से है। तो मैं आपको बता दूं MQ-9B ड्रोन का संबंध जो है वो अमेरिका से है और अमेरिका से भारत ने इस ड्रोन का आयात किया है और ये बॉर्डर जो एरियाज हैं वहां पे इसको लगाया जाएगा। और ये यूएवी है, ये बिना मानव रहित एक यान है जिसके द्वारा हम अटैक भी कर सकते हैं और वहां की खुफिया सूचना अपने जो पड़ोसी देश कह सकते हैं अपने दुश्मन देश से प्राप्त भी कर सकते हैं। हल्का होता है, लड़ाकू भी एक जिसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर मोटार्स भी लगी होती है और ये काफी अलग अलग आधुनिक हथियारों से ये लैस होता है। तो ये आपने जाना कि अमेरिका का है। चलिए, अमेरिका द्वारा डिजाइन जनरल ऑटोनॉमिक है। MQ-9B ड्रोन उन्नत खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं से लैस है। भारत ने ही अमेरिका को आयात करने के लिए इसके साथ में क्या करी है, डील करी है। अभी हाल ही के अंदर अमेरिका से भारत बहुत सारे ऐसे रक्षा आयात उपकरण ले रहा है जिसके अंदर MQ-9B की बात कर रही है, होवित्जर तोपों की बात करी, उसके बाद में C-17 का है, बहुत सारे ऐसे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, रक्षा आयात है जो हम अपने रसिया से कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देश में किस महानगर को नहरों वाला शहर बनाया जाएगा। मैं बात करूं कि वो शहर जो दक्षिणी जो छोर है भारत का, ये कह सकते हैं कि दक्षिणी राज्यों का किसी दक्षिणी राज्य का एक राजधानी है और यहाँ पे समुद्र के किनारे लगता है, लेकिन अतिवृष्टि और साथ में अनावृष्टि, या तो बरसात नहीं होना या बहुत ज्यादा होना, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी
दिक्कतों का सामना इस शहर को करना पड़ रहा था। और कभी कभी जब बरसात नहीं होती तो अनावृष्टि की वजह से भी जो है पानी के लिए बहुत बड़ी जो है वो असुविधा का सामना चेन्नई कर रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल में यद्यपि जो अपनी जो चेन्नई है उसके पास में बहुत सारी नहरें हुआ करती लेकिन कालांतर के अंदर वो सारी जो नहरें वो रुक गई और पानी की आपूर्ति जो है वो नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और इसी को चेन्नई महानगर ने पहल करते हुए इसमें अभी जो पुराने जमाने की जितने भी जो ब्लॉक या बंद पड़ी जो नहरें थी उनको वापस चालू करने के लिए ये सारी चीजें करी है। तो उस जो महानगर का नाम है वो चेन्नई है। और जान लेते हैं कि चेन्नई के अंदर कितनी नहरें हैं। तो बाढ़ और सूखे से प्रभावित तमिलनाडु राजधानी की इसकी चेन्नई है। प्राचीन काल में 53 किलोमीटर के अंदर 33 नहरें यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन कालांतर के अंदर वो बंद होगी। जल प्रबंधन के लिए चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा 33 नहरों में से 21 नहरों को 33 नहरें टोटल हुआ करती थी, जिसके अंदर 21 नहरों को सूक्ष्म नहर बनाया जाना प्रस्तावित किया है। और उसके अंदर 28.27 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया होगा, चौड़ाई इसकी 10 मीटर से ज्यादा होगी और नहरों को भी इसमें से जोड़ा जाएगा और परिवहन जो है वो नावों के द्वारा भी किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि 28.27 किलोमीटर के आसपास के नहरों का जाल वापिस जो है उसको बिछाया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा, जिससे जलापूर्ति तो होगी इसके अलावा नहरों का से नावों का संचालन भी होगा, जिससे जो यातायात की सुगमता है या कह सकते हैं रोड पे जो ट्रैफिक रहता है उससे भी निजात पा सके थे। तो ये है परिवहन नावों से होगा। विशेष जो है ये क्या होगा, जल संरक्षण की विधियों को इसमें तकनीक को काम लाया जा रहा है। और इसी के संबंध के अंदर चेन्नई के अंदर चेन्नई नगर जो पालिका है, ये कह सकते हैं महानगर जो कॉर्पोरेशन है, उसने इसकी शुरुआत करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संचार वित्तीय संस्थान के साथ में एक समझौता किया है और ज्ञापन पे क्या करें, हस्ताक्षर करें हैं? तो ये करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर्स ने, जिसके अंदर शैक्षणिक अनुसंधान के लिए एक एमओयू करा गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। उद्देश्य वित्त पुनर्गठन, पुनर्बदलाव, प्रतिस्पर्धा कानून, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिवाला और दिवालिया कानून, नेतृत्व, संगठनात्मक प्रभाव। आरआरयू के कुलपति ने दूरसंचार नीतियों और स्पेक्ट्रम नीलामी इत्यादि क्षेत्रों में हिमायत, अनुसंधान सहायता, तकनीकी और मार्गदर्शन सहायता और क्षमता निर्माण सेवाओं की दिशा में दोनों संस्थानों के प्रोफेशनल क्षमताओं को समुचित समन्वय स्थापित जो है उन्होंने करना है, जिसके अंदर गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, दिवाला है और दिवालियापन जैसे कानूनों को भी इसमें, और संरचनात्मक जो ढांचा है इसको और ज्यादा मजबूत कर जाने की कवायद की गई है। चलिए अगला प्रश्न। चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक जो खेल है, पैरा ओलंपिक जो खेल है एशियाई वाले होने वाले, इनका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस शहर का जो नाम है वो चयन है कौन सा है, उसका नाम है चीन। हालांकि एशियाई गेमों का जो भी आयोजन किया गया था और भारत ने इसमें चौथा स्थान प्राप्त करके यह कह सकते हैं कि भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसके अंदर रहा था, जिसके अंदर इसकी 4th रैंक रही थी। चौथे एशियाई पैरा गेम्स जो है हांगझो चीन के अंदर ही होने वाले हैं और 22 से लेकर के और 28 अक्टूबर के बीच में खेले जाने हैं। तीसरे एशियाई पैरा जो गेम्स हुए थे वो हुए थे 2018 के अंदर हुआ था। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया के अंदर, वहां पे इन खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो चाइना में होने वाले हैं। चीन 172 स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान पे रहा था। बात हो रही है 2018 वाले की, और भारत जो है 15 स्वर्ण पदक सहित 9वें स्थान पे रहा था। ये भी 2018 की बात हो रही है जब पैरालंपिक खेल वहां पे हुए थे। अब बात करने वाले हैं कि 2023 के अंदर, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं कि 2023 के अंदर चाइना के अंदर जो एशियाई गेम्स हुए थे उसके अंदर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था उसके बारे में हम करेंगे चर्चा। भारत 107 पदकों सहित चौथे स्थान पे रहा है, जिसके अंदर 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक इसके अंदर है। चाइना हर बार की तरह एशियाई गेम्स के अंदर शीर्ष स्थान पे रहा था, उसके सबसे ज्यादा इसमें मेडल लगे थे। 2026 की बात हो रही कि 2026 के अंदर एशियाई गेम्स कहां होंगे, तो ये होंगे जापान में। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने आई फाइनेंस सुविधा शुरू करी है? आई फाइनेंस सुविधा करने वाला जो बैंक है उस बैंक का जो नाम है वो है आईसीआई बैंक है, जिसने ये आई फाइनेंस की सुविधा है उसको क्या किया, शुरू किया है। आईसीआई बैंक द्वारा आई फाइनेंस की लॉन्च की घोषणा की। उद्देश्य करोड़ों जो ग्राहक है उनको खुदरा और एकमात्र मालिकों को एक स्थान पर उनकी बचत और चालू खातों से संबंधित समेकित सभी प्रकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करना। अब देख लेते हैं अन्य बैंकों के ग्राहक भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। वैसे
जिस आईसीआई बैंक ने बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात आई मोबाइल पे ऐप पे रिटेल इंटरनेट बैंक, कोऑपरेटिव इंटरनेट बैंकिंग सीआईबी और इंस्टाबीज पर भी अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का लाभ उठाकर किसने शुरू करा है। जान लेते हैं कि आईसीआई जो बैंक है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना जो है वडोदरा में की गई थी और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है, यह कह सकते हैं सभी बैंकों के मूलतः सबसे जो हेडक्वार्टर होते हैं, सबसे बड़े जो हेडक्वार्टर होते हैं वो मुंबई में होते हैं और भारत की जो राजधानी है कौन सी आर्थिक तौर पे, वो भी मुंबई को ही जाना जाता है। तो जून 1994 में इसकी स्थापना हुई थी वडोदरा के अंदर, मुख्यालय इसका मुंबई में है। किस देश ने अबाबिल हथियार प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? हमारा ही शत्रु पड़ोसी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, उसने अपने इस हथियारों की होड़ को जो और बढ़ाने के लिए और वहां पे अबाबिल नाम की एक प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका क्या किया है, परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में और भारत के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको और बताता चलूं कि अगर अपन उनका रक्षा जितने भी प्रकार के उपकरण हैं उनका अपन क्या करते हैं, उनको अनुपात में करते हैं या उनकी तुलना करते हैं, उनमें अंतर करते हैं। तो जान लेते हैं अगली स्लाइड के माध्यम से कि पाकिस्तान के पास क्या है और भारत के पास में क्या है। पाकिस्तान द्वारा परीक्षण किया गया कम दूरी वाले अब्दाली, इसके अलावा कम दूरी वाली और कौन कौन से बैलिस्टिक्स मिसाइल्स हैं इसके बारे में आपको बताता चलूं। इसके अंदर अब्दाली हत्फ है, गजनवी हत्फ 3 है, शाहीन है, उसके अलावा नजर हत्फ 9 है, मध्यम श्रेणी वाली गोरी हत्फ 5 है और शाहीन दित्ते हत्फ 6। F-16 3.5। अब बात हो रही है वायुसेना की। वायुसेना के अंदर पाकिस्तान के पास में F-16 है जो अमेरिका के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर 3.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है, जबकि रफेल जो है वो 4.5 जनरेशन वाला विमान है। उन्नत प्रक्रिया से लेस रफेल जो है वो भारत ने फ्रांस से आयात किया था। और वो जो है जनरेशंस की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 3.5 और 4.5 के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। रफेल में कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो F-16 में नहीं है, तो ये भी अपने आप में अलग बनाता है रफेल को F-16 से। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में बात करें कि उनके सैनिकों की संख्या कितनी, हालांकि सवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर रक्षा उपकरणों से संबंधित लेकर के सेना की संख्या के बारे में भी बात करते हैं तो कितना जाने वाला है। इंडिया के पास 12 लाख के आसपास सैनिक है, 3565 बैटल टैंक्स है, इसके अलावा 3100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, इसके अलावा 36 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं जो टिनको टैंक्स के नाम से जाना जाता है और 9719 प्रकार की तोपें हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे लगभग भारत की जो सेना की जो संख्या उससे आधी इनके पास में सैनिक है और सारी चीजें हैं वो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि लगभग जो भारत से क्या है आधी ही है। अब बात करने वाले हैं एयरफोर्स की, जहां पे इंडिया के पास में 1,27,000 के आसपास सैनिक है और 814 के आसपास कम्बैट एयरक्राफ्ट ही है, जबकि पाकिस्तान के पास में 425 के आसपास एयरक्राफ्ट है जो आधे आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा F-16 फाइटिंग फाल्कन जेट है, जबकि भारत के पास में रफेल जैसा। इसके अलावा मिराज है भारत के बाद में, मिग-21 से लेकर के 29 तक जो सीरीज है वो भी भारत के पास में है। इसके अलावा नेवी की बात करें तो 67,000 के आसपास सैनिक हैं, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 16 सबमरीन है, 14 डिस्ट्रोयर हैं, 13 युद्धपोत है, 106 पेट्रोल और कोस्टल जहाज और 75 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास में इसकी संख्या बिल्कुल आधी ही है। ये मैंने इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच के अंदर कितना अंतर आप देख पा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली स्लाइड। आईआरसीटीसी ने अपने ई कैटरिंग सेगमेंट के माध्यम से रेल यात्रियों को भोजन के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? जब हम ट्रेन की यात्रा करते हैं तो आपको मेन्यू के द्वारा ये कह सकते हैं मील आपको चाहिए, खाना चाहिए, तो आपको जो है आईआरसीटीसी जो है वो प्रोवाइड कराता है किसी कंपनी के साथ में अनुबंध करके, क्योंकि आईआरसीटीसी का अपना खुद का कुछ नहीं है। इस बार जो उन्होंने जोमेटो के साथ में क्या किया है, टाई अप किया है। जोमेटो के बारे में आपको बताता चलूं कि ये एक निजी बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन एक खाना प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। यह खाना एक स्थान से दूसरे स्थान पे भिजवाने का माध्यम बनती है। जोमेटो इसी के लिए काम के लिए जाना जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। जोमेटो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन रिश्ता खोजने और खाना मंगवाने वाली एक कंपनी। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी और संस्थापक इसके जो पंकज चड्डा है और दीपेंद्र इसके गोयल है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। फिक्की सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जता रहा है?
तो इसके बारे में आपको बता दूं कि फिक्की भी भारत का एक संगठन है जो भी आर्थिक तौर पे देखा जाए तो बहुत सारी चीजों में बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा अगर बात करने वाले मैं आपको और कुछ फैक्ट बता दूं कि यहाँ पे फिक्की ने तो 6.3% के आसपास जो है इसकी अनुमान लगाया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और आगे बताता चलूं कि आईएमएफ ने कितना लगाया, उसके बाद में वर्ल्ड जो बैंक है उसने कितना लगाया, तो न्यूनतम 6% के आसपास ये कम रहने वाला है, जबकि 6.6% के आसपास मैक्सिमम हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 6.3% के आसपास इसकी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जबकि आईएमएफ के अनुसार जो है 6.1% ही जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। अब मैं आपको बताता चलूं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, थोड़े दिनों के अंदर चौथे नंबर पे भी आ जाएगी। बात करें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तो सबसे पहले अमेरिका है, चीन है, उसके बाद में जर्मनी है और जापान है। ये 4 प्रकार के जो देश है भारत से पहले हैं। इसका आंसर मैं आपको बताता भूल गया था कि मैंने आपको क्या बताना, तो 6.3% के आसपास जो है फिक्की ने इसकी रखी है। जबकि आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ के पास में 6.1% का इसका अनुमान लगाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को क्या दिया, मंजूरी दी है? तो विशेष बाघ सुरक्षा जो गठन है उनका मंजूरी इसलिए देते हैं कि बाघों की पोचिंग होती है, कह सकते हैं उनको मार डाला जाता है शिकारियों के द्वारा, और उन्हीं को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रकार का विशेष बल संगठन बनाया गया है। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने ये अनुमति दी है, तो उस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है। जान लेते हैं अगली स्लाइड के माध्यम से कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं, बाघों की संख्या कितनी है और कौन कौन से राज्यों के अंदर ये पाए जाते हैं। जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा, पक्के और कमलांगिन के पारे 3 प्रकार के जो बाघ अभयारण्य जो कि हाल ही के अंदर जो बनाए गए हैं उनके लिए विशेष बाघ संगठन बनाया गया एज सुरक्षा के लिए। भारत में अभी तक 54 बाघ अभयारण्य है, जिसके अंदर 70% कह सकते हैं कि विश्व के 70% बाघों का जो घर है वो भारत में ही है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जो 1 अप्रैल 1973 को चलाया गया था, जिसके अंदर बाघों को सबसे ज्यादा इसके अंदर संरक्षण प्रदान किया जा रहा था, और ये सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट जो पार्क है, नेशनल पार्क है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत के 80% जो बाघ है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करी जा रही है कि सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं, तो उस राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। और सबसे अधिक अगर क्रमशः की बात करें, शीर्ष 3 स्थानों की बात करें तो मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और उत्तराखंड में है। इसके अलावा भी जो बाघ है वो इन राज्यों में भी पाए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेडर्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार किस शहर में सबसे स्वच्छ हवा है? तो अगर भारत की बात हो रही है तो भारत के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो किसकी हो रही है, वायु प्रदूषण की हो रही है, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है नागरिकों को। विशेषकर दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शहरों में तो एयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन बात हो रही है सबसे अच्छी, तो मैं आपको बताता चलूं कि उत्तर पूर्वी राज्य है, उसी में से एक शहर है जिसका नाम एजोल है। तो एजोल के अंदर अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में बात की जा रही है तो सबसे स्वच्छ जो हवा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जान लेते हैं इसके अलावा आइजोल और मिजोरम में पीएम जो है 2.5 स्तर का केवल जो है वो 11.1 से लेकर के माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ में देश भर में सबसे स्वच्छ जो हवा है वो वहां पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप स्वच्छ की बात कर रहे हैं तो सबसे खराब हवा भी देश के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली और उसके आसपास के जो एनसीआर का जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा वायु की जो गुणवत्ता है वो सबसे आपको खराब देखने को मिलेगी। और सबसे 10 प्रदूषित शहरों की अगर बात करें, जिसके अंदर 4 शहर तो दिल्ली के आसपास ही है, जिसमें दिल्ली तो शामिल है ही है, जिसमें फरीदाबाद है, नोएडा है, अपनी गाजियाबाद है और मेरठ। हालांकि अभी यहाँ पे अभी रैपिड एक्स ट्रेन भी चलाई जा रही है, लेकिन प्रदूषण से तो अभी वैसे युक्त ये है ही है। 90.68 ईपीआई की स्कोर के साथ में फिनलैंड स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वहां पे तो सारी चीजें उम्दा है, और उसी के बान के आप देख रहे हैं कि फिनलैंड जो शहर है वो सबसे शीर्ष पे है। इसके अलावा निचले पायदान की अगर बात करें कि वो कौन सा है, तो चाड एक कंट्री है जो अफ्रीका महाद्वीप की है, उसका जो कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है। जान लेते हैं अगली स्लाइड। किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत करी है? सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि ड्रग्स का
सेवन करने वाला कोई राज्य है और पाकिस्तान का पड़ोसी एक राज्य है जहां पे तस्करी के माध्यम से भी वहां पे नशे की खेपें पहुंचती हैं, इसके बारे में हम सुनते रहते हैं। और उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब ने हालांकि बहुत सारे प्रयास किए हैं कि नशा छोड़ो अभियान उन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा उन्होंने नया सवेरा अभियान की शुरुआत करी, लेकिन फिर भी अभी भी स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। युवा जो है वो सबसे ज्यादा नशे की तरफ अग्रसर हो रहे थे और इसी के लिए पंजाब सरकार ने एक इनिशिएटिव लेकर के होप इनिशिएटिव शुरू उन्होंने ये किया है। नीति आयोग ने किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का आयोजन किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के द्वारा कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। गोवा के अंदर, सॉरी, इसमें आंसर हो जाएगा इसका गोवा। और गोवा के बारे में जान लेते हैं। महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को किया जाएगा। भारत के प्रमुख महिला उद्यमी किरण मजूमदार है, नैना लाला किदवई है, रिमोन टाटा है, नीलम दम है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किसके लिए काम करता है, तो ये किसके काम के लिए करता है? पहले हुआ करता था योजना आयोग, और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे सुमन बेरी को बनाया गया। सदस्य इसके 15 होते हैं और सीईओ जो इसके उसके BR सुब्रमण्यम इनको सीईओ बनाया गया है। जान लेते हैं अगला प्रश्न। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों को लॉन्च किया? तो प्रमोद महाजन का संबंध महाराष्ट्र से, वहीं पे इन्होंने इस चीज को कराया, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देख लेते हैं। महाराष्ट्र को 19 अक्टूबर 2023 को इसके 34 ग्रामीण जिलों के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है, जिसके अंदर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को लक्षित करने का इसका उद्देश्य है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, उनको प्रशिक्षण देना, कौशल में अभिवृद्धि करना, ये सारे के सारे काम ये जो प्रमोद जो अपने महाजन है उनके नाम से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। जान लेते हैं अगला प्रश्न, और ये है अंतिम प्रश्न आज का। और इस प्रश्न के द्वारा आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसके सत्र का उद्घाटन उन्होंने किया है? तो इसका जो कोलकाता नहीं है, दिल्ली नहीं है, हालांकि सारे के सारे बड़े शहर हैं, लेकिन इस शहर का उसका जो उद्घाटन जो 141वीं जो समिति का गठन किया है वो कहां किया? ये किया इन्होंने मुंबई में। चलिए इसके फैक्ट्स डाल लेते हैं। अंतिम सवाल है और देख लेते हैं। मुंबई इसका आंसर होगा। आईओसी सत्र अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी के सदस्यों का एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में कार्य करता है। ओलंपिक खेलों में भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण आईओसी के सत्र में लिए जाते हैं। भारत लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद इस बैठक को क्या कर रहा है? मेजबानी इसकी कर रहा है। और आईओसी का 86वां जो सत्र था, पहले जो कह सकते हैं 40 साल पहले यहाँ पे सत्र का आयोजन किया गया था, वो किया गया था नई दिल्ली में। तो इस बार जो है और भारत जो रुचि दिखा रहा है कि ओलंपिक का हिस्सा 2036 तक बनने की भी कवायद चल रही है, और भारत अगर इस प्रकार के प्रयास करता है तो क्यों नहीं एक दिन ओलंपिक का आयोजन भी भारत भी कर सकता है। इस प्रकार आपने इस क्लास के दौरान जाने कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ में विभिन्न प्रकार के फैक्ट जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बन सकते हैं महत्वपूर्ण सिद्ध। चलिए आप प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में जुड़े रहिए और हमारी क्लासें देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।